हेलो देयर, वेलकम बैक टू येट अनदर CFA लेवल 1 समरी वीडियो। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो लेवल 1 के लिए और उसमें पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 हम रीडिंग पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस की सेकंड रीडिंग है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व है। फॉर ऑब्वियस रीजंस प्रैक्टिकल्स आर नॉट बीइंग कवर्ड बट द फॉर्मूलाज हैव बीन समराइज्ड अगेन। सो आपका यहाँ पे ब्रश अप जरूर हो जाएगा। फॉर समवन हु हैज नॉट रेड दिस रीडिंग इवन वंस, उसके लिए यहाँ पे दिस वीडियो इज नॉट रेकमेंडेड। ये एक समरी वीडियो है। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी रेड द एंटायर रीडिंग। सो यस, आप एक बार खुद से पढ़े एंड देन इस समरी वीडियो को जरूर देखें। बहुत कम समय में आपकी वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा होगी और समराइज भी हो जाएगा सब कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विथ लर्निंग आउटकम ए, जहां पे हम सीख रहे हैं कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न बेसिकली होता है return for your entire period of holding. For example, you have bought some stocks, a stock in 2020, ठीक है। आपने सपोज करो 100 रुपीज में उसको लिया है एंड सपोज करो आप उसे 225 में बेचते हो, ठीक है, 2025 में। तो दैट बेसिकली गिव्स यू सपोजिटली 170 रुपीज एंड इन बिटवीन आपको हो सकता है कि डिविडेंड्स मिले होंगे 20 रुपीज के, करेक्ट। तो यहां पे ये इमेजिन किया जाता है दैट दिस डिविडेंड हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनल डेट, यानी कि इवन इफ यू हैव रिसीव्ड योर डिविडेंड्स इन बिटवीन, लेकिन यहां ये अज्यूम किया जाता है दैट यू हैव गॉट दिस एट द एंड। तो आपको टोटल में यहाँ पे 190 रुपीज मिले हैं फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स एंड यू हैड इन्वेस्टेड 100 रुपीज। सो दिस इज जस्ट अ कंपेरिजन बिटवीन 190 एंड 100। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं PT विच इज 170, यहाँ पे हम ले रहे हैं 100 विच इज P0 एंड DT इज 20। सो 170 माइनस 100 प्लस 20, ऐसा करने से यू गेट योर रिटर्न्स। सो ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न के लिए डिवाइड बाय P0 इंटू 100 करके यू कैन कंप्लीट योर कैलकुलेशन। सो दैट इज नोन एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नंबर 2 इज एरिथमेटिक मीन, और एरिथमेटिक मीन में बहुत आसान है, इट इज जस्ट अ सिंपल एवरेज। सो अगर आपको सिंपल एवरेज करना आता है, सिंपल एवरेज या एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना आता है, ये वही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे काफी सारे साल का रिटर्न दिया हुआ हो सकता है एंड बहुत सारे साल का रिटर्न जो दिया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे एवरेज करना है। सो यू आर टेकिंग R1 R2 R3 एंड ऑल द वे टू RN और उसको डिवाइड कर रहे हो बाई N। सो यू आर गेटिंग योर एवरेज रिटर्न हियर, दैट इज योर सिंपल एवरेज। नेक्स्ट अप इज ज्योमेट्रिक मीन। भैया ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है? अगेन वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक कई सालों का डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 2015 2016 2017 18 19 और अब तो 20 भी कंप्लीट हो गया है तो वो भी ले सकते हैं। सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ डेटा हियर, करेक्ट। तो सपोज करो यहाँ 5% रिटर्न है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, मैं गंदे फिगर्स ले रहा हूँ जो याद हो जाए, और यहाँ 10 है। सो आप जब ज्योमेट्रिक मीन करना चाहते हैं तो आपका पहला यहाँ पे काम होगा कि आप इनके फैक्टर्स बना लो। फैक्टर बनाने के लिए यू हैव टू write it in the form of 1 plus r or 1 plus I. So it basically becomes 1.05, this becomes 1.06 all the way to 1.10 for 10%। और बाद में इन सारे फैक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लीकेशन करके पावर में 1/n कर दो। सो हियर इट इज अ केस ऑफ 6 years, सो पावर में 1/6 हो जाएगा, -1 कर देंगे, you will get your geometric mean. Now these are basic mathematical operations. ये कोई पोर्टफोलियो अभी शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लोग को रिटर्न कैलकुलेशन के टाइम पे करने होते हैं। एंड आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। अब आते हैं ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप समझ लो, वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हियर। तो यहाँ पे आप ये इमेजिन करो कि आपका अपना पैसा आप किसी को मैनेज करने के लिए दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मैनेज करने के लिए दे रहे हो, तो जब आप अपना सपोज करो 10 लाख रुपया मुझे मैनेज करने को दोगे तो मैं उस पे से 2% का मैनेजमेंट फी आपसे चार्ज करूंगा। सो बेसिकली आई विल चार्ज अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज फ्रॉम यू, करेक्ट। तो ये मेरी मैनेजमेंट फी है। तो अगर आपके रिटर्न की कैलकुलेशंस में करूं और उसमें मैनेजमेंट फी फिलहाल चार्ज करके ना दूं तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस रिटर्न, वो होता है रिटर्न बिफोर मैनेजमेंट फी। वहीं पे नेट रिटर्न होता है जब मैं आपके रिटर्न में से आपकी मैनेजमेंट फी जो बनती है 20,000 की वो माइनस कर दूं, इट बिकम्स नेट रिटर्न। गॉट द पॉइंट? तो ये होता है अपना ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न का पॉइंट ऑफ व्यू। फिर रियल और नॉमिनल आप जानते ही हैं। रियल होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद और नॉमिनल होता है with the inflation part itself, and leverage return होता है when you are taking a loan and आपको एक expanded form of returns मिलता है, उसी को हम कहते हैं leverage return। ये basic terminology थी जिससे आपको introduce कराया गया है लर्निंग आउटकम ए में। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम बी विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लर्निंग आउटकम बी में आपको MWRR और TWRR में बेसिकली फर्क कराया गया है। MWRR इज मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड TWR इज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है दैट मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट IRR एंड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट। तो यहाँ पे IRR की कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो वो MWRR हो जाता है, और TWRR के लिए आपको बेसिकली बहुत सारे HPR लेने हैं और उसको आपस में एक फैक्टर बना करके पावर 1/n-1 सेम जैसा कि आप ज्योमेट्रिक मीन में कर रहे थे वैसा ही काम करना है। सो ये है डिफरेंस बिटवीन MWRR एंड TWRR। लर्निंग आउटकम सी की बात करते हैं, और लर्निंग आउटकम सी में बेसिकली यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको समझाई जा रही है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है दैट एसेट क्लासेस जितने भी होते हैं, अब आप इक्विटीज की बात कर ले, फिक्स्ड इनकम की बात कर ले, रियल एस्टेट की बात कर ले, कोई भी तरह के एसेट क्लासेस की, तो इन सारी एसेट क्लासेस में एक बात बहुत खास है कि अगर आपको ज्यादा एवरेज रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। एज योर रिटर्न इंक्रीजेस योर रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दैट इज एविडेंट अक्रॉस बोर्ड। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। Second point is that most investment exhibit negative skewness and positive excess kurtosis। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है that ज्यादातर केसेस में you will find that there is a tendency of making huge downside। So हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करें और बहुत ज्यादा लॉसेस में आपकी प्रोबेबिलिटीज आपको ले जाएं। ये यूजुअली स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट में देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फेल रादर देन सक्सीडिंग। ये इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस होती है एंड देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव अ डाउनसाइड डिविएशन रादर देन एन अपसाइड डिविएशन। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव पॉजिटिव एक्सेस कर्टोसिस विच बेसिकली implies fatter tails, which means that the possibility or the probability of facing an extreme deviation is also very high। there is a very high probability कि आपका नुकसान बड़ा हो सकता है या फिर there is a very high probability कि आपका फायदा भी बड़ा हो सकता है। सो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव एक्सेस कर्टोसिस दोनों ही चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं। ये चीज आपको उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है दैट मैक्सिमम केसेस में जब हम इवैल्यूएशन करते हैं इन एसेट क्लासेस की, रिस्क रिवॉर्ड की एनालिसिस करते हैं, तो उस समय हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इमेजिन करते हुए ये सारा काम करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत नॉर्मलाइज डेटा है, बट आपको ये चीज का एडजस्टमेंट भी करना चाहिए दैट सिंस आपकी एनालिसिस आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इमेजिन करके हुए कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव एक्सेस कर्टोसिस भी प्रेजेंट होता है उनमें। तो ये चीज को बस ध्यान देना है फॉर दोज हु आर टेकिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू इवैल्यूएट देयर इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर पॉइंट जहां पे ये आपको बताया जा रहा है दैट लिक्विडिटी कंसर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी, ऑलवेज 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 इवैल्यूएट कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना उस एसेट क्लास में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप रियल एस्टेट में अपना बहुत बड़ा पैसा फंसाना चाहते हैं तो आप अपने लिक्विडिटी कंसर्न्स को जरूर चेक करें, क्योंकि अगर कल को आपको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट आएगी आप रियल एस्टेट से जल्दी से वसूल नहीं पाओगे। ओके, नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम डी, जहां पे अब हम लोग फॉर्मूलों में आ रहे हैं और एक एक करके फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। वेल, वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपके यहाँ लिस्ट कर दिया है। फॉर्मूला इज समेशन ऑफ xi माइनस x मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और प्रोबेबिलिटी अगर आप यूज कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी इंटू xi माइनस x मीन होल स्क्वायर का समेशन। सो इस तरह से वेरिएंस कैलकुलेट होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वेरिएंस का ही अंडर रूट कर देते हैं। सो आप बेसिकली जो ऊपर दो फॉर्मूले देख रहे हो उन्हीं का अंडर रूट करके यहाँ पे शो किया गया है। सो ये अपना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट अप इज कोवेरियंस। कोवेरियंस बेसिकली आपको वेरिएंस ही बताता है, लेकिन ये वेरिएंस होता है इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप दो वेरिएबल्स के बीच का वेरिएंस जब कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस का जो ताकत है वो ये है कि ये आपको ये बता देता है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वो आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है या फिर नेगेटिवली रिलेटेड, ये आपको समझ में आ जाता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपको उस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी नहीं बता सकता। वो किस लिए? क्योंकि इसकी रेंज बहुत बड़ी है। सो इसकी रेंज है -∞ टू +∞। सो ऐसे में अगर आपको कोई कोवेरियंस की वैल्यू आ रही है 2569 पॉजिटिव में, तो भी आप ज्यादा ये कह सकते हो दैट टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर, बट यू कैन नॉट स्टिल से कि कितना पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये, बिकॉज रेंज इतनी बड़ी है कि आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कितना इंटेंसिटी है उस रिलेशनशिप का।
जहां तक बात रही इसकी फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। दिस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू द वेरिएंस फॉर्मूला। ये चीज मैंने अपने एक्चुअल वीडियो कोर्स में समझाई है अपने सारे स्टूडेंट्स को। अगर आप मेरे वीडियो कोर्स के स्टूडेंट हो तो पॉसिबली आप इन दोनों को कोरिलेट करोगे, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, इसको कोरिलेट किया जा सकता है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोवेरिएंस एंड कोवेरिएंस, एंड आई एम श्योर आप इन दोनों फॉर्मुलों को कभी नहीं भूलोगे। द सेम थिंग ऑल्सो लाइज विद दिस फॉर्मूला। कोवेरिएंस वर्सेस वेरिएंस आप कंपैरिजन ड्रॉ कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। Next up is coefficient of correlation. Well, coefficient of correlation is basically derived from covariance information. उसी में हम standardize कर देते हैं by dividing it by standard deviation of the first variable into standard deviation of the second variable. इस तरह से हम coefficient of correlation निकालते हैं, which is a standardized form of covariance. यहाँ पे range बहुत अच्छी हो जाती है, the range becomes -1 to 1, and that is why इस छोटी सी range में आपको relationship की direction के साथ में intensity का भी पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई से दैट टू एसेट क्लासेस के बीच का जो कोरिलेशन है वो है +0.96, तो आपको समझ में आता है दैट द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। एंड सेकंड थिंग जो आपको समझ में आती है वो ये समझ में आती है दैट द रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द अपर रेंज ऑफ +1। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द इंटेंसिटी एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम ई। लर्निंग आउटकम ई में हम क्या बात कर रहे हैं? लर्निंग आउटकम ई में हम बात कर रहे हैं अबाउट रिस्क एवर्जन। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एवर्जन? वेल, रिस्क एवर्जन का मतलब होता है दैट नोबडी लाइक्स रिस्क, और आमतौर पे हम लाइक करते भी नहीं है। पहले एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको करवा देता हूं, तब आप ही बेहतर बता पाओगे कि ओके रिस्क एवर्जन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग बाय डिफॉल्ट रिस्क एवर्स ही होते हैं। ठीक है, डिफाइन मैं बाद में करूंगा, पहले आप एक्सरसाइज करो। सपोज करो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है दो कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ए लिमिटेड वर्सेस बी लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों में मेरे पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब ए लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10% और स्टैंडर्ड डिविएशन है 12%, वहीं पे बी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10% और स्टैंडर्ड डिविएशन है 16%। आप मुझे चॉइस करके बताओ कि आप ए लिमिटेड में जाना चाहोगे कि बी लिमिटेड में जाना चाहोगे। 2 सेकेंड है आपके पास में, 1 2 टाइम ओवर। देखो सर, आप जाओगे ए लिमिटेड के साथ में बिकॉज जब दोनों ही इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेड रिटर्न सिमिलर है, व्हाई वुड यू गो विद अ कंपनी दैट ऑफर्स मोर रिस्क? यू विल ऑलवेज गो विद द कंपनी व्हिच ऑफर्स लेसर रिस्क, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिस्क एवर्जन। रिस्क एवर्जन का मतलब यह है दैट नोबडी प्रेफर्स रिस्क इफ द रिटर्न्स आर आइडेंटिकल। सो ऐसे में अगर आप दो अपॉर्चुनिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों का रिटर्न्स एक बराबर है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को चॉइस करोगे जिसमें जो रिस्क है वो कम है। सो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर आइडेंटिकल अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विल ऑलवेज चूज इन्वेस्टमेंट्स विद लीस्ट रिस्क। जिसकी कम रिस्क होगी उसी को चॉइस करेंगे, इसी को हम कहते हैं रिस्क एवर्जन। एंड बाय डिफॉल्ट एवरीवन इज रिस्क एवर्स जस्ट लाइक यू। आपने भी अभी डिसीजन वैसा ही दिया और सेम यही चीज आपको नोटिस करनी है। Next up is learning outcome F, which is all about the formula of variance of portfolio and standard deviation of portfolio. मैंने इसीलिए आपको कहा था दैट दिस रीडिंग इज टू बी फॉलोड बाई समबडी हु हैज ऑलरेडी स्टडीड दिस रीडिंग, पहले उसे उसको पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसी को ये सारे फॉर्मूले रिलेट करेंगे। आप सब ने ये फॉर्मूले देखे होंगे कभी ना कभी, इनको समझाने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता। जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए भी। इसके अलावा 3 एसेट्स में भी ये पोर्टफोलियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये 2 एसेट्स के हिसाब से है, वेयर योर वन एसेट इज ए एंड द अदर इज बी। जब 3 एसेट्स होते हैं तो ये किस तरह फॉर्मूला बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, दीज आर द फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, डोंट एवर फॉरगेट दिस। ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम जी, जहां पे हम बात कर रहे हैं द रोल ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। देखो बहुत सीधी सी बात है, आपका R +1 नहीं होना चाहिए। अगर आपका R +1 है यानी कि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है, तो उस टाइम पे डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट अदरवाइज R जितना कम होते जाएगा डाइवर्सिफिकेशन उतना बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग, R -1 होगा तो उस समय मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल होगा। देखो इसका मतलब भी समझ लो, अगर -1 आ जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब यह है कि 2 एसेट क्लासेस जो एक दूसरे से एकदम भी रिलेटेड नहीं है, इनफैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू ऑफर अ लॉट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू यू। आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी। हाँ, मैं ये भी समझता हूं कि रिवॉर्ड पोटेंशियल भी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी रिस्क भी काफी कम हो जाएगी। सो इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन।
और ये चीज यहाँ पे समझाई गई है कि अगर दो एसेट्स हैं और दोनों के परफेक्ट कोरिलेशन आपस में P योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू +1, देन इन दैट केस इट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, और अगर परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट बढ़ता है। गॉट द पॉइंट? मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट जितना कम होगा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ते जाएगा। Finally, we have learning outcome H, where we are talking about minimum variance frontier, global minimum variance frontier and efficient frontier. Minded learning outcome I को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जिसमें CAL वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर में और सब स्टफ है, वो सब हम अगले रीडिंग के लिए बचा के रख रहे हैं। अभी के लिए आप बस इतना सा समझो कि एक स्कैटर प्लॉट है जहां पे हमने अलग अलग पोर्टफोलियोज लेकर के एक्सपेक्टेड रिटर्न और उनके स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लॉट किया, और प्लॉटिंग करने के बाद में हमने जो लेफ्ट मोस्ट पोर्टफोलियोज हैं उनको सबको एक लाइन से, एक डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया है। अब इस कनेक्शन को, इस पूरी लाइन को, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन है, इसे हम कहते हैं मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, क्योंकि दिस ऑफर्स मिनिमम वेरिएंस फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ रिटर्न्स, इसलिए इसका नाम है मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। फिर जहां तक बात आती है इस पॉइंट की, तो ये है आपका ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, क्योंकि देयर इज नो पोर्टफोलियो इन द एंटायर यूनिवर्स व्हिच ऑफर्स as less risk as this portfolio does. So ये सबसे कम रिस्क ऑफर करता है, इसीलिए इसका नाम है ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। एंड देन वी हैव एफिशिएंट फ्रंटियर, व्हिच बेसिकली स्टेट्स कि ये जो नीचे वाला आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इफ समबडी डिजायर्स फॉर दिस मच रिस्क, ही वुड एम एट अ पोर्टफोलियो ऑफ at this level or at this level. Obviously वो ऊपर वाले लेवल को एम करेगा, क्योंकि अगर दोनों में सेम रिस्क ही है तो he would eye for a higher return. That is what risk aversion teaches you. तो यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि ये जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है ये इनएफिशिएंट लाइन है और ऊपर वाली लाइन ही एफिशिएंट है, और इसीलिए उस स्ट्रेच को नाम दिया गया है एफिशिएंट फ्रंटियर। सो एक ही डायग्राम में आपको तीनों चीजें समझ में आ जाती है, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। एंड आई होप ये सारी बातें आपको समरी हो जाने के बाद में ये रीडिंग पे बहुत बढ़िया ग्रिप आ गई होगी। हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लेने से ये रीडिंग आपकी और दुरुस्त हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर कॉमेंट करना एकदम भी मत भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी दोस्त आपके लेवल 1 अभी एग्जाम दे रहे हैं फरवरी में, उनके लिए ये सोना है, आई बिलीव। और अगर आपको भी लगता है कि यस ये कंटेंट आपके काम आ रहा है, कमेंट में जरूर मुझे मेंशन करें, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन टू ब्रिंग अप मोर। इसके अलावा इफ यू आर सर्चिंग फॉर वीडियो कोर्सेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो कोर्सेज इन दैट रिगार्ड्स, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, यू विल गेट एन अप्रोप्रिएट लिंक फॉर दैट। सो दैट इज इट माय डियर फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्व्स।